गुड मॉर्निंग। आज क्या है, कल महालक्ष्मी की, शायद यहाँ पे महालक्ष्मी की वो प्रसाद वाली दिन थी, तो मार्केट वॉज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। जो भी था, आज क्या है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज कोई स्पेशल दिन नहीं है। आज है, टुडे इज फ्राइडे, नहीं, आज टुडे इज थर्सडे मॉर्निंग। अच्छा, ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्लास 12 के। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर क्लास 12। अच्छा, क्लास 12 में क्या पढ़ा रहे थे? तो क्लास 12 में स्फीयर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब कितने अलग अलग तरह के स्फीयर्स मैंने बता दिया। तो 4 अलग अलग तरह के स्फीयर्स हैं, जिसमें 3 एक जैसे हो जाते हैं और एक अलग हो जाता है। अब 3 जो एक जैसे होते हैं वो होता है कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो। ये तीनों एक जैसे होंगे और इन तीनों के लिए अपन ने क्या क्या किया था? वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। देखो क्या क्या कैलकुलेट कर दिया है। आप उसको टेबल के जैसा बना लो या डायग्राम के जैसा बना लो, लेकिन जो बताऊंगा अभी वो फॉर्मूले के बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस तरह का एक स्फीयर लिया था, ठीक है। ये कौन कौन सा है? ये कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड हो सकता है, कंडक्टिंग हॉलो हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो सकता है, ठीक है। इस तरह से थे। यहाँ पे जो भी चार्ज देते थे वो सिग्मा बन के पूरे सरफेस में इवनली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका रेडियस है अगर, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे जो फील्ड का वैल्यू होता है वो kq/r² हो जाएगा। अच्छा, फिर फॉर स्मॉल r इक्वल्स टू r, मतलब सरफेस वाले पॉइंट में बस ये स्मॉल r के प्लेस में, यहाँ पे स्मॉल r आएगा, बस ये स्मॉल r के प्लेस में कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा kq/r²। और अगर कंडक्टर है, कंडक्टर हॉलो है, तो फॉर r लेस देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं, किसके बीच में? अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r, तो जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R नहीं होता तब तक फील्ड क्या है? 0 है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू दिखता है kq/R², और इसके जस्ट बाद r से फॉर ग्रेटर देन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड पॉइंट में ये जो फील्ड है वो इस तरह से चला जाता है। फील्ड यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये ग्राफ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर मैं लिखूं पोटेंशियल इक्वल्स टू kq/स्मॉल r आया था जब स्मॉल r का वैल्यू इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आउटसाइड पॉइंट पे वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, तो पॉइंट चार्ज मान के हमने उसका पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। सरफेस पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो kq/R हो जाएगा फॉर r इक्वल्स टू कैपिटल R। और इनसाइड वाला जो पॉइंट है, इनसाइड वाला जो पॉइंट है वो EP पोटेंशियल रीजन है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होता है? kq/R फॉर r लेस देन कैपिटल R। इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन आया था। अब पोटेंशियल और r का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, इधर v इधर r, अभी ध्यान से देखना है, v का वैल्यू फॉर स्मॉल r से ज्यादा अगर लेंगे, यहाँ पर स्मॉल r है, अगर मैं r के वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा, मतलब आउटसाइड पॉइंट के बारे में बात करूं, तो अभी भी इसका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अच्छा, और अंदर में क्या है? अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है क्या? तो 0 से लेके r तक इसका पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट वैल्यू कितना था? kq/R। ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये वैल्यूज याद रखना है। और इसमें एक और चीज हमने क्या फाइंड किया था? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया था 1/2 kq स्क्वायर अपॉन r, ऐसे कुछ आया था क्या? 1/2 kq स्क्वायर अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी आया था। अब 1/2 एक बार मैं चेक कर लूं भाई, तो गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, kq स्क्वायर अपॉन 2r, सही है। ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिराइव किया था हमने। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे इस शेल के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहां पर एनर्जी होती है। ये सब आगे जाके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीखेंगे ना तो वहां पे बताएंगे आपको। अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एक्चुअल में वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। ये नोट करके कहीं पर लिख लेना कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अब यहां पर इसमें अगर आप देखोगे तो जो फील्ड है वो फील्ड क्या हो रहा है, इसके सरफेस से इंफिनिटी तक बिखर रहा है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ना, हाफ kq स्क्वायर अपॉन r, ये क्या हो रहा है, ये सरफेस से इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर में इतनी बातें आपको याद रखनी है। मतलब व्हाइट बोर्ड में जितना लिखा हुआ है ना 2-3 लेक्चर्स में, यही मैंने डिराइव कराया था। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखना है, मतलब मैं बात करूंगा अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो व्हाइट बोर्ड एक बार रख कर लेते हैं। अच्छा, लेक्चर्स देखने की जो क्वांटिटी है वो और कम हो गई है, कोई नहीं और कम हो जाएगी, वो 0 भी हो जाएगा तब भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है तो फिर यू विल अंडरस्टैंड भाई। क्योंकि फिर देखो एट द एंड क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो लोग मेरे पीछे भागेंगे, सर आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं। और अभी जब पढ़ा रहा हूं ना तो कोई पढ़ नहीं रहा है। रिक्वेस्ट किया तुम लोगों को कि पढ़ लो भाई, लेक्चर देख लो भाई, नहीं, तुम्हारी मर्जी। जब देखो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि 1 नवंबर से क्लासेस खुलेंगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक एक्सपेक्टेशन, हम कोशिश कर रहे हैं। अब तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि नहीं एक बार जब क्लासेस खुल जाएंगी तब से पढ़ेंगे, तो तुम्हारी मर्जी भाई, तुम एक्सपेक्ट करके बैठना चाहते हो बैठो, तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन फालतू का एक्सपेक्टेशन लगाना इट्स नॉट गुड। क्लासेस कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी किसी को नहीं पता है, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अगर ये एग्जाम्स हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स कराने के लिए तैयार है, मतलब वो क्लासेस स्टार्ट करने के लिए भी तैयार है, ये सोचा जा रहा है। अब तुमको इससे जो कंक्लूजन निकालना है निकाल लो। अब मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। जब भी चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ मिल जाए ना तो समझ जाना वो सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं मेरे पास ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सबसे पहले इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, रो। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा kq अपॉन r स्क्वायर, kq अपॉन r स्क्वायर फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। सरफेस से बाहर, उसके सरफेस से बाहर एक्सटर्नल पॉइंट कोई भी अगर आप कंसीडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर। फिर एग्जैक्टली अगर सरफेस पे ढूंढेंगे तो kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये कब लिख रहे हैं जब r का वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल R। और थर्ड में अगर हमने फाइंड किया था, थर्ड में इसका डेरिवेशन मुश्किल है, डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है फिर भी कम से कम में फॉर्मूला तो याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आया था, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन, या रो r लिख लो यहाँ पे, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जब ये r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट किया था तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया था, ये फाइंड किया था।
अच्छा, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो अभी अंदर में भी फील्ड प्रेजेंट है, अब अंदर में फील्ड जीरो नहीं है। जैसे कंडक्टर वाले केस में अंदर में फील्ड जीरो था, यहाँ पे अब फील्ड जीरो नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जीरो से आर तक अगर आप देखोगे, जीरो से कैपिटल आर तक, तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है क्या? जितना ज्यादा स्मॉल आर का वैल्यू लेंगे, फील्ड का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, सरफेस पे इसका वैल्यू कितना हो गया, सरफेस पे इसका वैल्यू हो गया kq अपॉन आर स्क्वायर। जब ये स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो गया तो वो kq आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर से उसको डिक्रीज करना है, तो इस तरह से ग्राफ चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड पॉइंट पे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये स्मॉल आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। सारे ग्राफ याद रखने हैं, ग्राफ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या बात करेंगे, इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। अगर पोटेंशियल के बारे में बात किया जाए, पोटेंशियल अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पे लिखना है तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा kq अपॉन स्मॉल r व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पे ये पोटेंशियल हो गया। सरफेस वाले पॉइंट में पोटेंशियल हो जाएगा kq अपॉन कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। सबसे मजेदार होगा इनसाइड वाले पॉइंट पे। इनसाइड वाले पॉइंट पर फॉर्मूला क्या होता है, कुछ तो 3q/2 r3, ये r² माइनस r², कुछ तो ऐसा है ना, 3q अपॉन 2r3 r² माइनस r²। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, गलत फॉर्मूला बताना अच्छा नहीं है। kq अपॉन 2r3, kq अपॉन 2r3 है, 3r² यहाँ पे है, यहाँ पे k है, ये 3r² है। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला याद तुमको रखना है, मेरा काम नहीं है फॉर्मूला याद रखना। तुम अगर कल को मेरे से डाउट पूछना, सर ये डाउट बताओ, तो मैं तुमसे पहला काम यही पूछूंगा कि तुमको फॉर्मूला आता है कि नहीं। तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरे को आता है फॉर्मूला, मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। अब ये पोटेंशियल और आर का ग्राफ बनाया जाए, अगर पोटेंशियल और आर का ग्राफ बनाएंगे तो इनसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे, चलो ये इनसाइड वाला पॉइंट था, इसका ग्राफ कुछ अजीब सा ग्राफ आया था। इसका ग्राफ हमने पहले नहीं देखा है शायद, तो ये याद कर लेना। इस तरह ग्राफ होता है v वर्सेस r का ग्राफ, पहले ये पैराबोलिक नेचर का है, फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। ये ग्राफ हमने v वर्सेस r के बीच में बनाया था। और जब अपन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो r का वैल्यू 0 रख देंगे। r का वैल्यू 0 रखने पर पोटेंशियल एट सेंटर, ये बहुत काम का है, सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 3kq अपॉन 2r। सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3kq अपॉन 2r, 3kq अपॉन 2r। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, न्यूमेरिकल्स में आज हम यूज भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, 3/5 आया था, 3/5 kq², ऐसा कुछ आया था क्या, 3/5 kq²। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना 3/5 kq², ये कहां से कहां बिखरा होगा, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहां वहां बिखरा हुआ है क्या। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर से लेके इंफिनिटी तक बिखरा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेके इंफिनिटी तक बिखरा हुआ है, मतलब एनर्जी जो होगा वो सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर to infinity, energy is distributed, energy is distributed। पता नहीं ग्रीन मार्कर अच्छा नहीं चल रहा, इसको रखो, ओके अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से इंफिनिटी तक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक और चीज नोट करने की, पता क्या होती है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इस स्फीयर के जस्ट बाहर, इस स्फीयर के जस्ट बाहर, तो ये आउटसाइड पॉइंट है ना। अच्छा, स्फीयर के जस्ट बाहर उतनी ही एनर्जी होगी क्या जो कंडक्टर के केस में था। कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि अंदर में कोई एनर्जी नहीं है, जो भी एनर्जी है वो स्फीयर के बाहर था, और वो एनर्जी कितना आया था, kq² अपॉन 2r। मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है 3/5 kq², 3/5
kq², ये 3/5 मतलब 0.6 है क्या? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, kq²/r प्लस 1/10 kq²/r। सर ऐसा कैसे लिख दिया? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में एनर्जी बिखर रही थी सरफेस से इंफिनिटी तक, सरफेस से इंफिनिटी तक kq²/2r, ये एनर्जी बिखर रहा था क्या? kq²/2r का एनर्जी सरफेस से बाहर बिखर रहा था। अब अगर यहाँ पर 3/5 kq² का एनर्जी है तो जितना बाहर में कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बिखरा था उतना ही इसके लिए भी बिखरेगा, क्योंकि वैसे ही फील्ड लाइंस वहां पे भी बनेंगे। इसका मतलब जो बचा हुआ एनर्जी होगा 3/5 kq² में से अगर इतना बाहर है जीरो सरफेस से इंफिनिटी में, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो सेंटर से लेके सरफेस के बीच में होगा क्या? तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना 3/5 kq², ये 3/5 kq² के दो पार्ट है। यहाँ पर एनर्जी कितना है? यहाँ पर एनर्जी है 0.1 kq²/r, और बाहर में एनर्जी कितना है? तो बाहर में एनर्जी है 0.5 kq²/r। टोटल एनर्जी कितना था? 0.6 kq²/r। पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। ठीक है, अच्छा तो इतना कुछ मैंने आज से पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। अब ये तुमको देखो, इससे पहले वाला लेक्चर में तुमने देखा है नहीं देखा है फर्क नहीं पड़ता, ये सारी बातें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किस कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा। आज क्या करेंगे, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, कुछ फॉर्मूलाज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो थ्योरी पढ़ाया है ना, उस थ्योरी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। जो भी थ्योरी आपको पढ़ाया गया है अभी, उस पे बेस्ड अपने को क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं टनल प्रॉब्लम से। टनल प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे। टनल प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में मिलेंगे, और ये टनल प्रॉब्लम किस में होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं टनल प्रॉब्लम, और टनल प्रॉब्लम आपको किस में मिलेंगे? टनल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेगा। ठीक है, बस वहां पे थोड़े वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा वहां पे भी। अब मान लो क्वेश्चन कैसा है, एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज क्या है? चार्ज Q जो था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या करना है, ये जो अरेंजमेंट है इसमें एक टनल बनाना है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इसमें एक टनल बनाना है, बहुत ही छोटा। ठीक है, ये टनल का विड्थ जो है, विड्थ इसका बहुत छोटा है। अब ये बहुत छोटा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि टनल बनाने के कारण, टनल बनाने से इसके फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जैसा फील्ड ये पहले क्रिएट कर रहा था अभी भी वैसा ही फील्ड क्रिएट कर पाएगा। हमने थ्रू आउट द डायग्राम या थ्रू आउट द चार्ज कंडक्टर एक टनल बना दिया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा इसमें। क्वेश्चन है कि यहां पर एक -q, m, मतलब एक चार्ज रख दो जिसका चार्ज का वैल्यू है -q और जिसका मास क्या है m। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर इस चार्ज को यहां से रिलीज किया गया है, अगर ये चार्ज को इस सरफेस वाले पॉइंट से टनल के एक एंड से रिलीज किया गया है, तो जब ये सेंटर पर पहुंचेगा, जब ये सेंटर ऑफ द टनल पे पहुंचेगा, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस चार्ज? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट will be the speed of charge when
the charge reaches when the charge reaches the center, charge reaches the center of the sphere. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे ये बोला गया कि हमने एक नेगेटिव चार्ज -q, m, इसका मास m था, अगर उसको सरफेस से रिलीज किया तो जब वो सेंटर पर पहुंचेगा तो उसका कितना स्पीड होगा ये बताओ। अब पहले तो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पी लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड भाग रहे हैं। अगर पी लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड भाग रहे हैं, ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया है, पी लाइंस अगर रेडियली आउटवर्ड भागते हैं तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी किधर भागने की होती है? नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी फील्ड के जस्ट ऑपोजिट भागने की होती है क्या? तो अगर फील्ड उस तरफ है तो ये जो -q चार्ज है वो अंदर की तरफ भागेगा। ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब यहां से यहां आते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? जब आप सेंटर से स्फीयर के सरफेस तक पहुंचते हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस तक पहुंचते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है नहीं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखना अभी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है मतलब किसी भी इंस्टेंट पर ये -q पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है क्या? डायरेक्शन हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, जैसे तुम अगर किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये जो चार्ज है -q चार्ज का, वो यहाँ पे अगर होता और यहाँ से यहाँ की दूरी कोई r की होती, तो जो फोर्स आप लिखते, फोर्स एक्सपीरियंस बाय -q चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? फील्ड टाइम्स ऑफ ये चार्ज का वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, और यहाँ पर किसी भी r सेपरेशन पर फील्ड कितना होता है? तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पे जो फोर्स लग रहा है -q चार्ज पर, वो कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है और तुमसे पूछा गया है कि भाई आपको इस वाले पॉइंट पर स्पीड बताना है, ये फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ये जो फोर्स है, नेट फोर्स जो आया, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन इतना आ रहा है तो वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, तो उस एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt से रिप्लेस कर सकते हैं। अब dv अपॉन dt को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा ना। ये तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स मेरे पास आ गया, फोर्स ऑन -q चार्ज कितना आ गया? q रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू q रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो एक्सेलरेशन ऐसा कुछ आ जाएगा, q रो r अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब मुझे एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल r का फंक्शन है क्या? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, इसका मतलब v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज बेमतलब हो जाएंगे, इनको यूज नहीं कर पाएंगे। जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है क्या? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मान लो ये एक्सेलरेशन अपने को पता है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? q रो r अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? v dv अपॉन dr इक्वल्स टू q रो r अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट। एक्सेलरेशन का मतलब तो ये होगा ना v dv अपॉन ds। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको dr के टर्म्स में लिख दे रहे हैं। अब इस पूरे को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा, v dv वाला टर्म एक साइड रहेगा और ये dr वाला टर्म एक साइड चला जाएगा, q रो r dr अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ होगा। अब इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे जब आपने रिलीज किया था तो स्पीड क्या था? 0 से सेंटर पे आपको स्पीड v कैलकुलेट करना है। यहाँ पे r का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बाकी तो कांस्टेंट है, r के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R है और सेंटर पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, हाँ या ना?
लेकिन ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे, ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। नो डाउट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन हम ये तरीका इसीलिए नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से। अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन याद है क्या? ये एक तरीका है, तरीका बताया भी है, लेकिन ये तरीका फॉलो नहीं करना है। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। अब याद करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा पाते थे? जब भी क्वेश्चंस ऐसे आते थे जहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो, वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे क्या? अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या बोलते थे कि सिस्टम का टोटल एनर्जी पहले और सिस्टम का टोटल एनर्जी बाद में दोनों सेम रखा जा सकता है। अब अपन क्या करेंगे ना, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट सरफेस वाला, पॉइंट सी और ये पॉइंट जो सरफेस वाला है, सी और एस के बीच में एनर्जी कंजर्व करेंगे। अब क्यों एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स मिलता है तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को एनर्जी कंजर्वेशन से रिप्लेस कर पाएंगे। तो अपन ऐसा लिखेंगे, टोटल एनर्जी क्या लिख देते हैं, टोटल एनर्जी पॉइंट एस पर जो है और टोटल एनर्जी जो पॉइंट सेंटर पे होगा वो क्या है, कंजर्व है। अब टोटल एनर्जी पॉइंट एस पे लिखना मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एस इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, ये लिख सकते हैं। अब वैल्यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एस, एस पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर पता होता है, किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता होता है तो पोटेंशियल को अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ये लिखते थे ना, U इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू क्या लिखा जाता था, U अपॉन Q, यही तो डेफिनेशन था। Q को इधर भेज दोगे तो Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे S पॉइंट पर? S पॉइंट का पोटेंशियल पता है क्या? पता है सर, सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता है ना। सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता था, KQ अपॉन R। सरफेस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता था उसका वैल्यू KQ अपॉन R आया था क्या? हाँ आया ना, बिल्कुल सर आया था। तो सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर KQ अपॉन R है, इसमें से मैं माइनस Q चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं। देखो जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जब पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो चार्जेस को उसके नेचर के साथ रखना है। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, सॉरी, तो वो क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में चार्जेस को उसके नेचर के साथ रखना है। तो माइनस ऑफ k q स्मॉल q अपॉन r, ये s पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। s पॉइंट पर मैंने चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है। अगर s पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है मतलब s पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है। C पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल जानना है तो C पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना, मैंने बताया था C पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो बहुत काम का है, 3kq अपॉन 2r, फिर से माइनस टू इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C पॉइंट का पोटेंशियल था 3kq अपॉन 2r, माइनस q चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब C वाले पॉइंट पर ही तो स्पीड फाइंड करना है, तो हाफ m v² लिख सकते हैं ऐसा। इस वाले टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं, इस वाले टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं तो मेरे पास देखो कैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। कुछ जगह चाहिए, ऊपर से जगह खाली करता है। कंडक्टर्स ना बहुत ही आसान है, अगर तुम जितना मैं बताता जा रहा हूं उतना सीखते जाओगे, और अगर नहीं सीखोगे वैसा तो फिर फंसते चले जाओगे। कंडक्टर्स अगर क्लासरूम में अच्छे से नहीं सीखा गया तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन को भूल जाओ भाई साहब। 3/2 kq स्मॉल q अपॉन r माइनस kq अपॉन r इक्वल्स टू हाफ m v² लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, kq r कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं। kq अपॉन r कॉमन था, बाहर निकाल दिया।
3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इधर, ये भी हाफ mv², ये हाफ इस हाफ से गायब किया जा सकता है। अब हाफ से हाफ अगर गायब कर दोगे तो v² ऐसा आ जाएगा kq/m/r। एक बार अगर v² का वैल्यू मिल गया तो v का वैल्यू क्या रखेंगे, √kqq/m/r। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो पूछा गया है। अब अगर जिसको एनर्जी कंजर्वेशन का कांसेप्ट समझ में आता है, जिसको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाएगा, चांसेस है कि कैलकुलेशन से ही कर दे। लेकिन इस एनर्जी कंजर्वेशन वाले मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हार्डली आपको 1 मिनट नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इंटीग्रेशन वाले से करोगे तो आपको नहीं पता कि इंटीग्रेशन कितना टफ चला जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था टनल प्रॉब्लम पे। अभी इसमें और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बता रहे हैं, ग्रेविटेशन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बस सेम आंसर, सब कुछ सेम रहेगा, कांसेप्ट यही रहेगा, यही करना होगा। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, टनल को स्फीयर के बीचों बीच बनाया था, टनल को स्फीयर के बीचों बीच बनाया था। अभी क्या कर रहे हैं, टनल जो बनाया है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर बनाया है। जो टनल बनाया है ना वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर बनाया है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर ये जो टनल है, ये टनल वाले एंड पर क्या करेंगे, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं q, m। अब अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम रखोगे उसके सरफेस पे q, m, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी फील्ड के डायरेक्शन में भागने की होती है क्या। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, आप इसको जैसे ही यहाँ पे रखोगे वो इधर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, अवे फ्रॉम द सरफेस भागना स्टार्ट कर देगा। वो टनल में एंटर करेगा क्या, नहीं। तो मैं चाहता हूं कि वो टनल में एंटर करे। अब टनल में एंटर करे मतलब टनल में मूव करे, तो मैंने इसको क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है v0 का। वो जो चार्ज था q, m, उसको मैंने ऐसा समझ लो कि टनल की तरफ ऐसे फेंक दिया, इस तरह से फेंक दिया, ऐसे कितने स्पीड से, v0 स्पीड से फेंक दिया है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 such that the charge reaches the opposite end, charge reaches the opposite end of the sphere। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि मैंने इसको यहां से फेंका है, मान लो ये पॉइंट था ए और मैं चाहता हूं ये पॉइंट बी तक आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने पॉइंट ए से, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि पॉइंट ए में अगर इसको मैं स्पीड देके नहीं छोड़ता तो ये कभी भी पॉइंट बी पे नहीं पहुंच जाता, कभी भी पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाता अगर मैंने इसको स्पीड इस डायरेक्शन में नहीं दिया होगा। अच्छा, अब ये जो स्पीड है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन है, किसी भी इंस्टेंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन है, जैसे इस पे जो फील्ड है, मान लो ये जो चार्ज है, चार्ज यहां कहीं पे आ गया है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये जो चार्ज है वो यहां कहीं पर आ गया। अब अगर चार्ज यहां कहीं पर आ गया तो इस पे जो फील्ड लगेगा, फील्ड ऐसे लगेगा क्या, रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना सकते हैं और एक कंपोनेंट अलोंग द टनल बनाया जा सकता है क्या। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, मान लो इसका नाम है ई परपेंडिकुलर और ये ई टनल, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है सर जी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो टनल पे नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा क्या। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे फोर्स लगा तो ये जो चार्ज है वो सरफेस को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां से नॉर्मल आएगा।
अगर ये टनल है तो टनल से नॉर्मल आएगा, तो टनल से जो नॉर्मल आएगा वो क्या करेगा, ई परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण जो फोर्स बनता उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसके काम का जो फील्ड का डायरेक्शन है या फील्ड का कंपोनेंट है वो सिर्फ वही कंपोनेंट होगा क्या जो ई टनल, जो टनल के अलोंग कंपोनेंट है वही क्या कर सकता है, इस v नॉट को रिटार्डेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब ये जो ई टनल मैंने कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू कांस्टेंट है वेरिएबल। तो सर अभी हमने देखा था सेंटर के हर एक पॉइंट का, सेंटर के हर एक पॉइंट का मतलब यहाँ पे सेपरेशन r है, यहाँ पे r हो गया कुछ अलग हो गया, यहाँ पे रेडियस कम हो गया ना, यहाँ पे रेडियस r था, इस वाले पॉइंट का रेडियस कम हो गया, फिर यहाँ पे आए तो रेडियस और कम हो गया, यहाँ पे आए तो रेडियस r/2 हो गया। अब अगर रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का चेंज हो रहा होगा। अगर हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो टनल के पैरेलल है वो भी चेंज हो रहा है। अब या तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो या सिंपल आप एनर्जी कंजर्वेशन वापस से लगा सकते हो। क्या क्यों लगा सकते हैं सर वापस से एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट है, कोई वर्क डन हो रहा है क्या नॉर्मल फोर्स का, नहीं, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग है, नॉर्मल फोर्स है y एक्सिस के अलोंग और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x एक्सिस के अलोंग। तो नॉर्मल फोर्स का कोई वर्क डन नहीं है, जो भी वर्क डन पॉसिबल है यहाँ पर वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स का वर्क डन पॉसिबल है। अब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर होता है तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व कर देंगे। मतलब ये बात तो समझ में आ गया सर कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, टनल वाले प्रॉब्लम जब भी आएंगे एनर्जी कंजर्व करना है, ये बात तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात क्या है, आप एनर्जी क्या करोगे, ए से बी तक कंजर्व करोगे क्या। अगर आपको फाइनली उसको बी पॉइंट पर पहुंचाना है, मैंने क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सच दैट चार्ज रीचेस द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्फीयर, मतलब ये v नॉट का कम से कम वैल्यू बताइए जिससे ये चार्ज बी पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है सर, कम से कम वैल्यू बताना है तो क्या करें, एनर्जी कंजर्व करना है सर, ये समझ में आ गया। किस पॉइंट में करेंगे, ए से बी पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व करेंगे क्या, नहीं, यहीं पर सोचना बस गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आप एनर्जी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कंजर्व करोगे, क्यों कंजर्व करोगे ये बात आपको याद रखना है, यह समझ जाना है। मान लो मैं बोलूं कि किसी तरह से मैंने चार्ज को इसके टनल के सेंटर तक पहुंचा दिया, मैंने किसी तरह से चार्ज को टनल के सेंटर तक पहुंचा दिया किसी तरह से, मान लो। अब उसके बाद जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा, जब ये चार्ज यहाँ कहीं पर है, ये जो q का चार्ज यहाँ कहीं पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसा है क्या, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर देखोगे तो एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक ई टनल। अब ये ई टनल जो है, अब ये ई टनल जो है वो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, यहां से यहां तक पॉइंट ए से टनल के सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा था क्या, लेकिन जैसे ही सेंटर से इधर जाना स्टार्ट करेंगे, सेंटर से बी पॉइंट जाना स्टार्ट करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा क्या, मतलब अगर मैं किसी तरह इसको सेंटर तक पहुंचा दूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो उसको खुद ब खुद बी पॉइंट तक ला देगा क्या, बिल्कुल सर ला देगा। तो मैं एनर्जी कंजर्व कहां से कहां करूं, ए से बी पॉइंट तक करूं क्या, मैं चार्ज को अगर मुझे मिनिमम स्पीड देना है तो ए से बी तक एनर्जी कंजर्व करूं या ए से टनल के सेंटर तक एनर्जी कंजर्व करूं, मेरी कोशिश क्या है कि वो किसी तरह बी पॉइंट पर पहुंच जाए। अब बी पॉइंट पर किसी तरह पहुंचाना है तो मैं कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि किसी तरह से अगर मैंने इसको टनल के सेंटर तक पहुंचा दिया, टनल के सेंटर तक अगर मैंने इसे पहुंचा दिया तो फिर बचा वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो उसको बी पॉइंट तक पहुंचा दिया गया। तो इस क्वेश्चन में नोट क्या लिख लेंगे, for minimum velocity at A, the charge must be given a speed, which may
charge to the center of the tunnel. ठीक है, हमने क्या बोला, note for minimum velocity at A, the charge must be given a speed which may take the charge to the center of the tunnel. यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, after that the electric field will move the charge from tunnel center to point B. ये नोट पॉइंट अपने को याद रखना है. अगर ये नोट पॉइंट अपने को याद है तो अब इस नोट पॉइंट को रेफरेंस लेके ही क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. मैं व्हाइट बोर्ड रख कर रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया, इतना कांसेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया जो यहाँ पर यूज करना है, अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई है, अब बस क्या कर दो, पॉइंट ए से टनल के सेंटर का एनर्जी कंजर्व कर दो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट टनल सेंटर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए. अब टनल के सेंटर पर अगर मैं एनर्जी लिखूं, यहाँ पे जस्ट पहुंचना है क्या, टनल के सेंटर पर जस्ट पहुंचना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा. और ये सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे, kqqq. पोटेंशियल अगर पहले लिख लूं, पोटेंशियल क्या होता था, kqqq अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r के प्लेस में यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर होगा क्या. किसी भी r सेपरेशन पे, किसी भी स्मॉल r सेपरेशन पे पोटेंशियल कैसे लिखते थे, k³ अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r². अब स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल r/2 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल q को, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया क्या टनल के सेंटर पर. काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो जीरो लिख दिया, इक्वल्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल लिखना होगा तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होता है, kq अपॉन r. सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल होता है kq अपॉन r. इसमें क्या कर देंगे, स्मॉल q को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. और यहां पर लिख दो हाफ m v नॉट स्क्वायर. अब इसको सिंपलीफाई करके आप v नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो क्या. अगर आपको ये कंसेप्ट देखो, इसके आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करना, सिंपलीफाई करना, आंसर आ जाएगा. मेन काम क्या था, मेन काम ये समझना है कि इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लिया गया है. अब बहुत जरूरी है ये समझना. देखो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है और फोर्स अगर वेरिएबल है तो इट इज बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन rather than using integration method. ये पहला बात आपको समझ में आना चाहिए. दूसरा बात आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जो फील्ड है, जो मुझसे मिनिमम स्पीड पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चार्ज को किसी तरह से टनल के सेंटर में लेके आना है. बस अगर मैं चार्ज को किसी भी तरह से टनल के सेंटर में लाके रख दूं तो उसके बाद जो फील्ड है वो उसको खुद ब खुद आगे ले जाएगा. तो मिनिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं. अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी एनर्जी कंजर्व कर दोगे ना तो स्पीड जीरो आ जाएगा. सॉल्व करके देख लेना, जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है उतना ही तो यहाँ पर भी होगा. अब जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो उतना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ मिलेगा नहीं, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जी को ए पॉइंट से टनल के सेंटर तक ही कंजर्व करना है. सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आएगा, सेम कांसेप्ट ग्रेविटेशन में भी यूज करोगे, बस फॉर्मूला बदल जाएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का. करना आपने को यही है. बात समझ में आया क्या. तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन था. अभी और भी देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, एसएचएम का कांसेप्ट मिलाएंगे. एसएचएम का कांसेप्ट मिलाएंगे तो एसएचएम वाले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, टाइम पीरियड क्यों पूछते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरह से एक चार्ज
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसमें एक टनल बना दिया गया है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसके सेंटर पर ये जो टनल था, टनल के सेंटर पर एक -q, m चार्ज रखा हुआ है, जिसका चार्ज कितना है -q और इसका मास कितना है m। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, if -q charge is slightly displaced and released, then find the time period of oscillation। देखो एसएचएम जो है उसका पीछा नहीं छूट रहा है, हर चैप्टर में एसएचएम आता जा रहा है। एसएचएम के लेक्चर्स हैं YouTube में, जब भी तुमको टाइम मिले, आज मिले 6-7 महीने बाद मिले, जब भी तुमको टाइम मिले तुम एसएचएम वाले लेक्चर्स देखना, ठीक है। ये YouTube वाले लेक्चर का ये फायदा है कि तुमको चलो आज मान लो टाइम नहीं मिल रहा, 10 दिन बाद अगर टाइम मिलेगा तो तुम देखना, जब भी तुमको टाइम मिले देख लेना। मैं कोई लेक्चर डिलीट नहीं करने वाला, कोई लेक्चर में पब्लिक नहीं करने वाला, ठीक है। और मान लो सितंबर से क्लासेस खुल जाती है, अगर सितंबर से क्लासेस खुल भी जाएंगी ना तो शायद मेरा ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नए टाइम से वो क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट ही स्टार्ट करूंगा। जब भी नया तुम लोग आओगे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, अगर अभी क्लासेस खुलती है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन ये मत सोचना कि क्लासेस खुली जाएंगी, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बात चल रही है, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करेंगे, ठीक है। अभी इस तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और टनल बना दिया हमने, टनल के सेंटर पे -q चार्ज रखा है। अच्छा, ये जो -q चार्ज जो टनल के सेंटर पर रखा है, ये इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है क्या, कैसे पता चलेगा सर, देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो -q चार्ज है, -q चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, फील्ड के अगेंस्ट जाने की होती है। तो फील्ड के अगेंस्ट अगर इसको मूव करना है तो ये इधर कहीं पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसमें नॉर्मल जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। क्या ये जो टनल के वॉल्स है, टनल के वॉल से जो नॉर्मल आएगा वो ऊपर आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स है क्या, नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस पूरे चार्ज पर -q जो चार्ज है वो अभी इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, नेट फोर्स 0 है। अब क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो चार्ज है -q चार्ज, इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करो। तो ये जो -q चार्ज है, अच्छा यहां से अभी दूरी नहीं बताई ना, मान लो ये दूरी कितनी है, कोई तो d डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, चार्ज जो -q जो चार्ज है उसको यहाँ पे ऐसे लाके रिलीज करने वाला हूं। अब अगर -q चार्ज को आप यहाँ पे लाओगे तो फिर से फील्ड अगर देखा जाए तो फील्ड क्या होता है, फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड है। फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। अब यहाँ पर फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में फोर्स का दूसरा कंपोनेंट आएगा। अब ये जो कंपोनेंट है ना वो मतलब का नहीं है। क्यों मतलब का नहीं है, क्योंकि वो तो टनल के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। मतलब का कंपोनेंट कौन सा है, जो फोर्स का वो कंपोनेंट जो टनल के अलोंग है, वही हमारे मतलब का कंपोनेंट है क्या। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, मान लो देखो ये डिस्टेंस अगर d है, ध्यान से देखना, तो ये डिस्टेंस d है, फिर यहां से यहां का अगर मैं डिस्टेंस बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पता नहीं अपने को, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें ना थोड़ा जगह बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहां से यहां मान लो मैंने कुछ तो x अमाउंट का इसमें एलोंगेशन किया था, वो जो पार्टिकल है उसको मैंने कुछ तो x उधर शिफ्ट करके मैंने रिलीज किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर, यहां से यहां d है, यहां से यहां x है अगर, तो ये जो डिस्टेंस है
वो रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर से इसका सेपरेशन कितना हो गया? रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ये जो पॉइंट है ना जिसके बारे में बात करें वो पॉइंट है P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर कोई आपसे कोई पूछता कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, P पॉइंट कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट है क्या? अगर इनसाइड पॉइंट पर अगर आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, r के प्लेस में यहां से यहां का डिस्टेंस रखेंगे तो इस बार जो P पॉइंट पर फील्ड है उसका वैल्यू कितना है? रो रूट ओवर ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट P पर पता है तो फोर्स और माइनस q चार्ज, ये जो माइनस q चार्ज है, इस माइनस q चार्ज पर अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? चार्ज को P पॉइंट के फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज का वैल्यू माइनस q है, फील्ड मुझे पता है। अब अगर मैं चार्ज और फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रो q रूट ओवर ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं क्या ऐसा? ये मेरे पास माइनस q पे लगने वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स? ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स था, ये फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? रो q रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मुझे ये पूरा फोर्स चाहिए या फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए? एसएचएम कौन क्रिएट कराएगा? एसएचएम जो होगा, देखो इस वाले फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो टनल के अलोंग होगा वही इसको वापस से एसएचएम कराएगा। देखो मैंने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अब ये फील्ड के कारण जो फोर्स आ रहा है वही तो उसको इधर लेके आना स्टार्ट करेगा। अब जब ये इधर यहाँ कहीं पे आ जाएगा तो फील्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फील्ड अगर ऐसा है तो फोर्स ऐसा हो जाएगा, तो टनल के अलोंग जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा ये क्या करने वाला है? टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से एग्जीक्यूट करने वाला है। इसी के टू एंड फ्रो मोशन का तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है अपने को। अब एसएचएम मेरे पास इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स आ गया। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एसएचएम अगर कोई मुझसे बोले, अगर आपसे कोई बोले कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एसएचएम, यहां पर एसएचएम एग्जीक्यूट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स जो है वो इस F का एक कंपोनेंट है क्या? टनल के अलोंग। अच्छा, मान लो अगर यहां एंगल थीटा मान लिया जाए, अगर यहां एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो फोर्स का साइन कंपोनेंट चाहिए क्या? फोर्स मुझे पता है, फोर्स कितना था? रो q रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ sin थीटा लिख देंगे क्या? हां सर, टाइम्स ऑफ sin थीटा लिख देंगे। अच्छा, sin थीटा का वैल्यू क्या है? अगर आप sin थीटा का वैल्यू देखोगे तो ये थीटा है अगर, तो थीटा का परपेंडिकुलर x हो गया और इसका हाइपोटेनस हो गया। मतलब ये जो फोर्स है ना, फोर्स का वैल्यू ऐसा आ जाएगा रो q रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें sin थीटा का जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा जी, फोर्स का वैल्यू आ गया सर जी। एक बार फोर्स का वैल्यू आ गया, अब एसएचएम लिखने के लिए क्या करते थे? एसएचएम देखने के लिए लिखते थे नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, और जिस भी डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किया जाता था उस डायरेक्शन को मानते थे पॉजिटिव। अब एक बार मास इनटू एक्सेलरेशन से जो एक्सेलरेशन और x का रिजल्ट आता था वहां से ओमेगा स्क्वायर मिल जाता था। देख लेते हैं। देखो अगर तुम बोलोगे ना तो नया कांसेप्ट खत्म हो गया। अब एसएचएम का जो बेसिक हमने कभी यूज किया है या पढ़ा है बस उसको यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, बस एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जाए, एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जा फिर आंसर आ जा। ठीक है, दो कैसे हमने क्या देखा? जो फोर्स रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड फोर्स का वैल्यू क्या? अच्छा, ये रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना आ जाएगा? रो q x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मजेदार है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते थे उसको पॉजिटिव मानते थे। अगर इस वाला साइड पॉजिटिव है तो टनल के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है वो नेगेटिव आएगा क्या? तो F रिक्वायर्ड यहां पे माइनस के साथ लिखेंगे। और यही तो एसएचएम का बेसिक इक्वेशन होता था, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx के ऑर्डर का।
अब ये जो f रिक्वायर्ड है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस करो, रो क्यू x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, रो क्यू अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ x। अब x के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वही तो ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 3m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय रो क्यू। ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर जो है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसमें बहुत सारी नई नई बातें आप सीख सकते हो। क्या डी पे डिपेंड कर रहा है फाइनल आंसर? डी पर सेंटर से टनल कहां बनाया जाए उस पे डिपेंड कर रहा है क्या फाइनल आंसर? नहीं, मतलब टनल यहां नहीं बनाते, अगर यहां बनाते तब भी यही आंसर था क्या? टनल बीचों बीच बना देते तब भी यही आंसर है क्या? मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ टनल, टनल कहीं पर भी बना दिया जाए टाइम पीरियड यही आएगा क्या? हाँ सर, टाइम पीरियड तो यही आ रहा है, डी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा डी पे। अच्छा, एक और चीज क्या, अगर टनल यहां पे बनाया और टनल यहां पे बनाया तो डिफरेंस क्या होगा? अगर टाइम पीरियड सेम है तो डिफरेंस क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिफर कर जाएगा क्या? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक ये दूसरा एम्पलीट्यूड होगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ टनल, टनल कहीं पर भी बना दिया जाए टाइम पीरियड तो यही आएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछते हैं। ये अगर नहीं भी पूछेंगे तो ग्रेविटेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोलते हैं मास था, ऐसे टनल के बीचों मास के अर्थ के बीचों बीच ऐसा एक टनल बना दिया है, अब तुम क्या करो, एक बॉल जो ड्रॉप किया उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अब तुम अगर मेरे को कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर आप क्वेश्चन का लेवल रेज करो, ये पता नहीं यार, तुम्हें अगर इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लासरूम में यही लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तुम क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, नहीं बनते अगर तो पूछो। एक तो तुमने देखो बहुत क्या हुआ है ना, स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स के व्यूज आते थे वो 200-250 ऐसे आते थे, ठीक है, फिर कम हो गए वो 100 आ गए, अभी 100 से भी कम आ गया। एक हफ्ते पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें शायद 80-90 व्यूज ऐसे हैं। तुम्हारी मर्जी, तुमको नहीं देखना है मत देखो। तो तुम अगर लेक्चर नहीं देख रहे तो क्वेश्चन का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मैंने लाइव क्लासेस भी लगा के देखा था, लाइव क्लासेस में भी लोग नहीं आते थे। लाइव क्लासेस में भी वो बस आते थे कुछ लोग, वो चैट करने के लिए आते थे। लाइव क्लासेस भी बंद हो गया, लाइव क्लास भी फ्लॉप हो गया। अब तुम सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि कब ये खुलेगा अपना कोचिंग, तब जाके पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर जान लो एक बार जब कोचिंग खुलेगी ना तो चीजें इतनी जल्दी जल्दी मूव करेंगी, कुछ संभाल नहीं पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा लाइफ है, चाहो तो बना लो या बिगड़ तो रहा ही है। ठीक है, चलो रहने देते हैं आज।